जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में 31 क्वेश्चंस टेंस के डील किए थे, उसी की कड़ी में आज बाकी के जो टेंस के क्वेश्चंस है 19 क्वेश्चंस, सबसे पहले मैं उनको डील करता हूं। उसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पैसिव वॉइस के जो 30 क्वेश्चंस है उनको भी यहां पर सॉल्व करूं। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टुडे कि आपको एक बार जो मैंने टाइम दिया उस टाइम पर मैं क्लास को कंडक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि जो स्टूडियो है वहाँ पर कोई टीचर ऑलरेडी था, तो स्टूडियो ऑलरेडी एंगेज्ड था। इस कारण से मैं दूसरे स्टूडियो से यहाँ से क्लास ले रहा हूँ और ये क्लास रिकॉर्डेड है, इसीलिए आप किसी भी प्रकार का कमेंट न करें। और 99% कमेंट सेक्शन ही बंद रखा हुआ है। जो आपके क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस के जो आंसर है उनको आप नोट करें नोटबुक में, और एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखें किस प्रकार से मैंने उनको सॉल्व कराया है, किस अप्रोच के साथ। यू शुड हैव द वेरी सेम अप्रोच। यही अप्रोच किसके पास होनी चाहिए? आप लोगों के पास, in order to score pretty well in your examination, which may going to be conducted in the month of June if all the things go pretty well. यदि सब बढ़िया रहा तो परीक्षाएं जून में हो सकती है, नहीं तो फिर प्रमोट तो आप 9th में भी हुए हो और 10th में भी, विथ बेस्ट विशेष। चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन कहता है स्पेस यू स्पेस टीवी व्हेन आई कॉल्ड यू। व्हेन के बाद कॉल्ड V2 है, पास्ट सिंपल। इसका मतलब एक काम पूरा हो गया, मैंने बुलाया उस समय तुम टीवी देख रहे थे। यदि नहीं देख रहे होते तो वो भी एक्शन क्या हो जाता? कंप्लीट। एक्शन कंप्लीट होता तो टेंस क्या रहता उस समय? पास्ट सिंपल। तो जब क्या तुम टीवी देख रहे थे? जब मैंने बुलाया, इसीलिए यू के साथ क्या आएगा? वर यू वॉचिंग। बाकी क्वेश्चन है, आपको मेरा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को यहां पर लिख करके वापस टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीसियस इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ। नेक्स्ट है दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। क्वेश्चन नंबर 33। दिस टाइम, इस बार, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की बात हो रही है। आई स्पेस इन 11th क्लास। इस समय, अगले महीने, इस समय की बात है। जो समय है वो फ्यूचर में चला गया, मतलब एक काम जो फ्यूचर में इस समय क्या रहेगा? जारी रहेगा। इसीलिए आंसर क्या बनेगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। आई विल बी स्टडिंग। क्या बनेगा आंसर? दिस टाइम नेक्स्ट मंथ आई विल बी स्टडिंग इन 11th क्लास। इस समय, अगले साल आप 11वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे। यदि अकेला नेक्स्ट मंथ होता तो आंसर होता फ्यूचर सिंपल। बाय प्लस नेक्स्ट मंथ होता तो होता फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन दिस टाइम के बाद या एट दिस टाइम के बाद कोई भी फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड आए तो हमारा टेंस क्या बनेगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है आई एंजॉय स्पेस विथ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हेन इट रेन्स। व्हेन के साथ यहां पर रेन्स प्रेजेंट सिंपल है। जब बारिश होगी, जब बारिश होती है तो घास गीली होगी या होती है? हमेशा का फिक्स है, तो ये हमारा जीरो कंडीशनल है, न कि फर्स्ट कंडीशनल। और जीरो कंडीशनल में दोनों तरफ हमारा टेंस क्या रहता है? प्रेजेंट सिंपल। इसीलिए क्या बनेगा? व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, द ग्रास गेट्स वेट। तो घास भी क्या होती है? गीली होती है। होगी नहीं, होती है। क्या था इसका एग्जाम्पल? When ice melts, it becomes water. जब बर्फ पिघलेगा, जब बर्फ पिघलता है तो पानी बनता है। ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है साथ में। तो जीरो कंडीशनल का मतलब है दोनों तरफ टेंस क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल। और फर्स्ट कंडीशनल का मतलब है एक तरफ प्रेजेंट और दूसरी तरफ क्या होगा? फ्यूचर। नेक्स्ट है आई एंजॉय स्पेस विथ फ्रेंड्स। देखो आई हमारा सब्जेक्ट है, इस आई के बाद हमने वर्ब दे दी एंजॉय। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और एंजॉय एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद जेरेंड आता है नाउन के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फंक्शन करती है। इसीलिए योर आंसर विल बी शॉपिंग।
देखिए, जब भी एंजॉय वर्ब हो, आई एंजॉय डांसिंग, आई एंजॉय स्पीकिंग, आई एंजॉय शॉपिंग, जब भी एंजॉय वर्ब हो उसके बाद में हमारा क्या आएगा, जेरेंड। कल भी मैंने आपको इसको बताया था, अवॉइड के बाद भी क्या बताया था, जेरेंड बताया था। तो कुछ ऐसे फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं, फिक्स वर्ब्स होती है, जिनके बाद हमेशा क्या आता है, एक वर्ब के बाद जेरेंड का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा, ही स्पेस दिस जॉब बाय नेक्स्ट मंडे। बाय नेक्स्ट मंडे है, बाय प्लस टाइम, और बाय प्लस टाइम फ्यूचर का सेंस है, नेक्स्ट मंडे, तो फ्यूचर का टाइम है, तो इसीलिए मीनिंग क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ विल हैव, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, रिड ऑफ सेम का सेम। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी से क्या पाना, छुटकारा पाना। ही विल हैव गॉट रिड ऑफ दिस जॉब बाय नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे तक वो इस जॉब को छोड़ चुका होगा, उससे छुटकारा पा चुका होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, अ गुड फेस स्पेस नो पेंट। अ गुड फेस, जिसका चेहरा साफ है, उसको पेंट, पुताई, मेकअप की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। सेंटेंस अपने में क्या है, एक फैक्चुअल स्टेटमेंट शो कर रहा है, कथन, कि जिसका चेहरा साफ है उसको मेकअप की आवश्यकता नहीं होती। तो एक प्रकार से ये क्या है, स्टेटमेंट है, फिक्स्ड है, यूनिवर्सल ट्रुथ के जैसा है। इसीलिए गुड फेस, फेस एक है तो नीड का क्या हो जाएगा, नीड्स। अ गुड फेस नीड्स नो पेंट, जिसका चेहरा साफ है उसको मेकअप की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी स्पेस 70 नेक्स्ट मंथ। सी स्पेस 70 नेक्स्ट मंथ, एडवर्ब कौन है हमारा, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ है तो फ्यूचर सिंपल हो गया, विल। वर्ब हमारी कौन है, बी, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, विल बी, फ्यूचर सिंपल। सी विल बी 70 नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वो कितने साल की हो जाएगी, 70 साल की। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, इट स्पेस मंडे यस्टरडे। यस्टरडे जो था वो मंडे था, यस्टरडे क्या हो गया, पास्ट। पास्ट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या वर, और इट के साथ क्या आएगा, वॉज। योर आंसर विल बी वॉज। क्वेश्चन नंबर 40, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां लिखा हुआ है, ही स्पेस अ जॉब सिंस लास्ट ईयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अक्सर कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकती है, सिंस लास्ट ईयर लिखा हुआ है, अच्छे से देखना इसको। यदि मैं केवल लिखता लास्ट ईयर तो हमारा टेंस होता पास्ट सिंपल। क्या होता, पास्ट सिंपल। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से अभी तक कोई काम क्या है, कंटिन्यू है, ऑनगोइंग एक्शन है। तो जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक क्या है, जारी है, पास्ट में शुरू हुआ है अभी तक जारी है। अतुल सिंघवी 2011 से इंग्लिश पढ़ा रहा है, एसेंट 2012 से चल रही है। इसका मतलब काम तो पास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन एक्शन इज गोइंग ऑन, अभी भी वो काम क्या है, चल रहा है। तो ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, देन टेंस विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि काम कंप्लीट हो जाता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। काम फ्यूचर तक बता दे 2025 तक होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एनी प्रॉब्लम? आई होप दैट यू विल हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो लास्ट ईयर पास्ट सिंपल, सिंस लास्ट ईयर, पीछे वर्ब दी हुई है सीक। सीक का मतलब होता है क्या करना, लुक फॉर, खोजना, सर्च करना। लास्ट ईयर से वो अभी तक भी क्या कर रहा है, जॉब को खोज रहा है। लास्ट ईयर से कोरोना अभी तक भी परेशान कर रहा है, लास्ट ईयर भी किया था, अब भी कर रहा है, काम क्या है, जारी है। जारी है तो क्या हो गया, फ्यूचर, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसीलिए ये ध्यान रखना, जब भी कोई काम जारी होगा तो टेंस हमारा क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन योर आंसर विल बी, ही के साथ क्या लगेगा, हैज बीन सीकिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा है 41। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं और मैंने आपको कहा भी है, मैं किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं करता इस चीजों में, चाहे पेपर का स्टैंडर्ड कैसा भी हो। एसेंटियन कैन डू प्रिटी वेल, हम उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कैम, कैम कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। एंड, जब भी हमारा कोई वर्ड या कोई फ्रेज एंड से जुड़ा हुआ हो तो दोनों तरफ हमारा टेंस क्या रहता है, सेम। कैम कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, तो वो आया और मेरे पास बैठा। यूं तो है नहीं कि वो आ गया है और अब बैठेगा कल, आया और बैठा दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, किसी भी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है एंड में। तो ही कैम एंड सेट बाय मी, और यहाँ बाय का मतलब क्या होगा, नियर, के पास। बाय का मतलब क्या होगा, नियर या बिसाइड, मतलब दोनों का मतलब क्या है, के पास। वो आया और किसके पास बैठा, मेरे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्वेश्चन कहता है आई पनिश्ड हिम आफ्टर, सेम का सेम रूल, आफ्टर का आफ्टर से पहले आई है सेकंड फॉर्म, तो आफ्टर के बाद क्या आती है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म हेड। या मिस्टेक खुद वर्ब है, मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन। मिस्टेक नाउन भी है, इट इज योर मिस्टेक, ये नाउन हो गया। आई हैव मिस्टेकन, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहां हो जाएगा हैड मिस्टेकन। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है लेट मी स्पेस फॉर अ वाइल। कल भी मैंने कहा था डोंट हो, लेट हो, इस प्रकार के कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे डोंट हो चाहे क्या हो, लेट हो, तो हमारा टेंस क्या रहता है उस समय, इनके साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट मी स्पेस, तो लेट देखते हमें क्या लगाना है, थिंक। डोंट हो, लेट हो, प्लीज हो, ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा क्या लगाओ, थिंक का यूज करो, फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है ही स्पेस सम लैंड इन द साउदर्न फ्रांस रिसेंटली। एडवर्बियल कौन है, रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज और हैव के साथ वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। इसलिए आंसर क्या बनेगा, ही हैज बॉट। परचेज होता तो परचेज करते, यहां क्वेश्चन में बाय छपा इसीलिए क्या बनेगा, बॉट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई स्पेस नेवर स्पेस सच अ लवली साइड बिफोर। क्वेश्चन नंबर 45। आई स्पेस नेवर स्पेस सच अ लवली साइड बिफोर, बिफोर आया है। देखो बिफोर में जनरली पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का भी हमने पढ़ा है, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल भी पढ़ा है, और सूर्यास्त से पहले हम डेली भोजन करते हैं, माय फादर टेक्स डिनर बिफोर सनसेट, तो ये प्रेजेंट सिंपल भी है। जब इस प्रकार की कंडीशन हो, केवल बिफोर हो, तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन में जहां पर आपको रेगुलरिटी नहीं दिखे वहां जनरली टेंस बन सकता है फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नेवर सीन, नेवर बिफोर है, इसीलिए क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने आज दिन तक क्या नहीं किया, आई हैव नेवर सीन सच अ लवली साइड बिफोर, आज से पहले तक मैंने कभी भी ऐसा नजारा नहीं देखा है, मतलब अभी तक मैं नहीं देख चुका हूं। इसके अलावा जैसे ऐसा भी आए, वह ताजमहल 2 बार गया है, ही हैज गॉन टू ताजमहल ट्वाइस, तो ट्वाइस हो, थ्राइस हो, नेवर बिफोर हो, टेंस विल बी प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 और 47। इन दोनों को यहां आप ध्यान से देखिए, दोनों को जब भी हमारा स्ट्रक्चर इट इज टाइम से शुरू हो, इसके बाद सब्जेक्ट आए, तो आगे आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब भी इट इज टाइम हो तो आगे आएगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव, या इट इज टाइम हो उसके बाद में फॉर हो, उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो भी क्या आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। हालांकि क्वेश्चन ये थोड़े लेंदी है, ऐसे एग्जाम में आते भी नहीं है, फिर भी एक बार मैं देख लेता हूं। इट इज टाइम, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है 46, इट इज टाइम, ये रहा स्ट्रक्चर, इट इज टाइम टू प्लस क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, इट इज टाइम टू टेक, इट इज टाइम टू टेक सम रेस्ट, कुछ समय हो गया आराम करने का। इट इज टाइम टू टेक क्लास, अब समय हो गया क्लास लेने का। इट इज टाइम टू टेक टी, समय हो गया क्या पीने का, टी पीने का।
इट इज टाइम टू गो टू मार्केट, समय हो गया है कहां जाने का, बाजार। दूसरा क्वेश्चन सेंटेंस कहता है इट इज टाइम यू। अब यू हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों काम करता है, लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव काम करता है तो इससे पहले क्या आता है, प्रीपोजिशन। डायरेक्ट आया है तो सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव आ गया है तो वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। ये जनरली ऐसी कंडीशन है जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इस समय कल तो मैं घर चला गया था, तो इस प्रकार का कोई थोड़ा सा र्यूडनेस शो करनी हो, इरिटेशन शो करना हो, तो कहा जाता है इट इज टाइम यू वेंट टू बेड। इस समय तक आप सो गए, मतलब कब की बात है, कल की बात है, जिसका आज भी वापस क्या हो रहा है, जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। अब ये 48, 49 और 50, ये तीनों क्वेश्चन जो है इनको एक ही अप्रोच से हमें करना पड़ेगा। तीनों के लिए एक ही अप्रोच कैसे होगी, तीनों के लिए एक अप्रोच इस प्रकार से होगी कि ये देखिए आगे सेड दिया हुआ है, टोल्ड है और सेड है, इन्वर्टेड कॉमा एक तरफ 48 में, दूसरे में दैट कनेक्टिव है, तीसरे में भी दैट कनेक्टिव है। मतलब बोर्ड में एक बार 2015-16 के आसपास ऐसा क्वेश्चन आ गया था। अब देखिए लॉजिक क्या कहता है, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जनरली आगे क्या दिया हुआ है, राइट नाउ, तो हमारा टेंस क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। राइट नाउ देते ही क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए कैसे, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई स्पेस अ पिक्चर राइट नाउ, नाउ हो या राइट नाउ हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसने मुझे कहा कि इस समय मैं क्या कर रहा हूं, एक पिक्चर बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं। इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता तो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता, हमने सीखा था इस प्रकार के चेंज को। तो यहां देखिए इट इज टाइम यू स्पेस ही सेड टू मी, आई स्पेस, आई के साथ क्या आएगा, एम, ड्रॉ का क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही टोल्ड मी, आगे चेंज कर दिया हमने टोल्ड, और कनेक्टिव क्या लगा है, दैट। तो जब हमारा आगे वाला जो सेंटेंस का भाग है, क्लॉज, वो पास्ट में है, तो जनरली पीछे का भी किस में होना चाहिए, पास्ट में। मतलब डायरेक्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में, तभी तो कनेक्टिव क्या आया है, दैट। ही टोल्ड मी दैट ही स्पेस अ पिक्चर देन, देन होता है पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि नाउ का चेंज क्या होता है, देन, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चला गया, पास्ट कंटिन्यूअस में। बी वेरी स्मार्ट, देखो मैंने वहां से पकड़ा है, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इनडायरेक्ट में सॉल्व हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस, कनेक्टिव लग गया तो टेंस क्या हो गया, चेंज। देन योर आंसर विल बी वॉज ड्रॉइंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है लेकिन किसी से कम नहीं है। ही सेड, उसने कहा, दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी स्पेस अ जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी स्पेस जॉय फॉर एवर। ये पीछे वाला जो सेंटेंस का भाग है, दैट के बाद क्लोज जो है हमारा, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। एक सुंदर वस्तु हमेशा क्या देती है, आनंद। एक सुंदर वस्तु हमेशा क्या देती है, आनंद। तो आगे पास्ट है तो हमने यहां पर भी पास्ट किया, लेकिन यहां नीचे आगे पास्ट है, लेकिन आगे क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक रूल्स में सीखा था कि जब पीछे यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो टेंस क्या रहेगा, प्रेजेंट। इसीलिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, इसीलिए आंसर क्या होगा, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज। एक सुंदर वस्तु हमेशा क्या देती है, आनंद प्रदान करती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, टेंस के जो सुपर 50, टेंस के सुपर 50 क्वेश्चन, उन्हें हमने लगभग क्या कर दिया, सॉल्व। इनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करें, फिर भी कोई डाउट है तो उसको आप एक बार मार्क करके रख दें। जब भी हमारी क्या होगी नेक्स्ट मीटिंग, उस समय हम उसको क्या करेंगे, दैट विल बी डिस्कस्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस के भी 30 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पैसिव। पैसिव में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। आई डिड नॉट बीट हर, यहां देखिए एक दो मैं बोर्ड पे समझा भी देता हूं। आई डिड नॉट बीट हर। सबसे पहले हमें पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट की पहचान करना। ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास दो क्वेश्चन होते हैं, क्या, क्या और किसको।
आई डिड नॉट बीट हर, मैंने उसको नहीं मारा, किसको, उसको। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट। एक्टिव का ये हो गया पैसिव में सी। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है वॉज नॉट, बीट बैट बिटन, सी वॉज नॉट बिटन। बच्चा कौन है, डूअर। जब डूअर पीछे जाएगा तो बाय क्या हो जाएगा, मी। सी वॉज नॉट बिटन बाय मी, उसको मेरे द्वारा नहीं मारा गया। नेक्स्ट क्या है, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। ऑब्जेक्ट कौन है, दिस एक्सपीरियंस। ध्यान रखना जब भी ये आगे किसी नाउन के पहले दिस दैट दिस दोज हो या द वगैरह लिखा हुआ हो, ये पूरा आगे आता है। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन, forget, forgot, forgotten by me. Question number 3. My mother made a cake yesterday. माँ ने मेरे लिए कल एक क्या बनाया था, केक। अ केक, मेड पास्ट सिंपल है, ऐसे क्या बनेगा, वॉज मेड। एक केक है इसीलिए क्या आया, वॉज। A cake was made by my mother. A cake was made by my mother yesterday. A cake was made by my mother yesterday. Question number 4 क्या कहता है, Did she do her duty? क्या उसने अपना काम किया। डिड सी डू हर ड्यूटी, क्या उसने अपने ड्यूटी को निभाया। सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी कहां आएगी, सबसे आगे। डिड सी डू हर ड्यूटी, वॉज हर ड्यूटी, ये रहा हर ड्यूटी ऑब्जेक्ट था, हर ड्यूटी एक है इसीलिए क्या आया, वॉज। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। वॉज हर ड्यूटी डन। Did she do her duty? Was her duty done by her? अब यदि आप by her नहीं भी लिखें तो विशेष कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी वही करेगी और कोई नहीं करेगा। एक मिनट, एक क्लास का जो लिंक आया हुआ है वो मैं डाल देता हूं, एक सेकंड के लिए वेट करना। 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की भी क्लास थी, वो भी वेट कर रहे हैं लिंक के लिए। वेट फॉर अ मिनट। चलिए, इट इज डन ऑल्सो। अब ये जो है डिड सी डू हर ड्यूटी, वॉज हर ड्यूटी डन बाय हर, उसकी ड्यूटी वही करेगी, नहीं लिखोगे भी तो कोई इतना गलत नहीं है। इसीलिए क्या बनेगा, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। वॉज हर ड्यूटी डन बाय हर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सी द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर। चलिए, ये हो गया यहाँ पे लिंक का भी काम। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर। टाइगर चेज कर रहा था डियर को, ऑब्जेक्ट कौन है, द डियर। अब देखिए, वॉज चेजिंग, जब मैंने कहा था आईएनजी आएगा तो हम क्या लगेंगे, बीइंग। द टाइगर वॉज, द डियर वॉज बीइंग चेज्ड, और सब्जेक्ट कौन है हमारा, डूअर, बाय द टाइगर। हिंदी क्या बनेगी, हिरण को टाइगर के द्वारा क्या किया जा रहा है, चेज किया जा रहा है। द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर वॉज बीइंग चेज्ड बाय द टाइगर। अब डियर एक है तो वॉज लिखेंगे, प्लूरल में भी डियर का क्या रहता है, डियर ही रहता है, तो एक से ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगी, वर हो जाएगा।
तो यहां वॉज भी आ सकता है और वर भी आ सकता है, कोई गलत नहीं है। यहां आगे ऐसा होता है ना स्पेसिफिक अ डियर, तो हम लिखते वॉज। यहां होता है टू डियर, एस नहीं लगेगा, ध्यान रखना। डियर का सिंगुलर प्लूरल क्या रहता है? डियर। तो यहां हो जाता है वर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? हैव यू फिनिश्ड द सी हैज रिटन अ नॉवेल। हैज रिटन क्या है? ये देखिए, इसको भी मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूं। सी हैज रिटन अ नॉवेल। देखो क्लास में सब अच्छे से किए हुए हैं और लगभग आप में से 90% स्टूडेंट्स को आते भी है, इसीलिए मैं इनको बोर्ड पे एक एक खोल करके नहीं करवा रहा हूं, वर्बली समझा रहा हूं, उसके बाद में सीधा इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। एक दो फिर सॉल्व करता हूं। ये हो गया हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया हैज प्लस V3। यहां लिखने का काम हो रहा है, एक्शन है। एक्शन हमारी क्या होती है? वर्ब। और वर्ब के बाद क्या चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। उसने क्या लिखा? क्या का प्रश्न करने पर हमें क्या मिला? ऑब्जेक्ट मिला। क्या मिला? नॉवेल। अब ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट। और नॉवेल एक है तो नॉवेल एक है तो हैज रहेगा। हैज, हैव, हैड, इन तीनों की क्या वजह हो? बीन। और नॉवेल हैज बीन रिटन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। और नॉवेल हैज बीन रिटन बाय हर। सी सब्जेक्टिव केस है, पीछे जाने पर ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। सी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हर। और यदि ही होगा तो पीछे ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? हिम। ओके, एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट है, हैव यू फिनिश द रिपोर्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा द रिपोर्ट। अब देखिए यहां पर भी इंट्रोगेटिव है। यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हमारा पैसिव भी क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव का मतलब है बिगनिंग कहां से होगी सेंटेंस की? हेल्पिंग वर्ब से। हैव यू फिनिश द रिपोर्ट, ऑब्जेक्ट है द रिपोर्ट। अब जिस हैज हैव को हम यहां लगाते थे इंट्रोगेटिव के कारण, वो कहां जाएगा? सबसे आगे। इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा? अ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के बाद में ऊपर है, क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है हैव यू फिनिश्ड, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैज, हैव, हैड की क्या बचा? बीन। रिपोर्ट कितनी है? एक। एक के लिए क्या आएगा? हैज द रिपोर्ट बीन। ध्यान रखना, आगे एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब पार्टिकल के रूप में है वो हमेशा कहां रहेगी? पीछे। दोनों यदि आगे लिख दिया हैज बीन द रिपोर्ट, सेंटेंस रॉन्ग है। क्योंकि टेंस में भी कहा था नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह के हमेशा जनरली फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को प्रीफर करते हैं। सेकंड हेल्पिंग वर्ब एज हेल्पिंग वर्ब तो है, वो पार्टिकल का सेंस होती है, छोटा सा भाग है एक्स्ट्रा, उसके ऊपर हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। इसलिए यू डू नॉट नीड टू राइट इन द बिगिनिंग, इसलिए आपको शुरुआत में उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड। अब यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सेम का सेम। सो यू विल रिमेन यू। यू क्या रहेगा? सेम का सेम। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, सो एट द एंड क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है केविन आस्क्ड डेनिस ए क्वेश्चन। ये डबल ऑब्जेक्ट का है, मैं आपको बता देता हूं। केविन आस्क्ड डेनिस अ क्वेश्चन। यहां देखिए इसको, केविन ने डेनिस को एक क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन। अब हम सबसे पहले निकालते, एक बार ढंग से देख लीजिए ऑब्जेक्ट। सबसे पहले केविन ने पूछा, क्या पूछा? क्वेश्चन। क्या का आंसर देने वाला? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको पूछा? डेनिस को। ये डेनिस हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कितने ऑब्जेक्ट है? 2। जितने ऑब्जेक्ट है उतने प्रकार से क्या बनेगा? पैसिव वॉइस। केविन आस्क्ड डेनिस अ क्वेश्चन, अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड। सेकेंड फॉर्म है तो नीचे वॉज वर्ब के साथ क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती तो इज आर एम के साथ क्या आती? थर्ड फॉर्म। बाकी आईएनजी होगा तो नीचे बीइंग, हैज हैव हैड होगा तो क्या आएगा? बीन।
A question was asked to Dennis by Kevin. अब यहां ध्यान रखना, केविन का हिम्मत कर देना, क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस नाउन का और ऑब्जेक्टिव केस नाउन का क्या होता है, सेम होता है. यो नहीं समझ में आवे अपने हेंगोम बेस्ट नोम आवेला तो आगे लड़की रेला हागे रो हागे जेडी भाषा में समझ में ओडी भाषा में अपने हीखणु. मैं यूट्यूब है, ऑनलाइन सिस्टम है, तो मने थोड़ो सो ध्यान रखना पड़ेगा कि हिंदी बोलनी या मारवाड़ी नहीं बोलनी, और नहीं तो देसी तरीका ही होता सीधा कि सब्जेक्ट है, पीछे जाने पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट. यदि यहाँ प्रोनाउन है तो पीछे उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ही का हिम. नाम है तो किसी का क्या रहेगा, सेम का सेम. और यदि इंग्लिश के स्टैंडर्ड वर्जन में समझाऊं, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सेम. दैट्स व्हाई केविन विल रिमेन केविन. केविन सब्जेक्ट में भी केविन रहेगा और ऑब्जेक्ट में भी क्या रहेगा, केविन. अब मैं इसमें दिमाग यूं लगता है, केविन सब्जेक्ट, केविन ऑब्जेक्ट, नाउन कैसे, ये हाणु इतरो याद रखनो. नॉम कोई भी आला, चाहे लड़के रोवे चाहे लड़की रोवे, आगे लड़की जावेला सेम रो सेम. प्रोनाउन वेला तो सब्जेक्टिव रोगी करोला ऑब्जेक्टिव, लाराम आगे लोला तो ऑब्जेक्टिव रोगी करोला सब्जेक्टिव. ओके, डिड यू गेट माय पॉइंट. जो भी हमारा इजी मेथड हो जिससे हमें समझ में आए. देखो मदर टंग से तो हम सीखते हैं तो उसकी होड़ ही नहीं होती है. आप में से कई लोग जो है वो कई इंग्लिश टीचर को पढ़ाते हुए देखेंगे, खुद भला ही नहीं पढ़ाते हैं, उनका एक सजेशन यही होगा, हिंदी बोल रहा है, मारवाड़ी बोल रहा है. और स्टूडेंट्स को समझाना है हिंदी और मदर टंग के इफेक्ट्स जितना वो इजीली समझता है टीचिंग को, उतना वो और किसी वे से नहीं समझेगा. जब टीचर में हम मैथोलॉजी पढ़ते हैं तो मेथड पहले यही सिखाता है. एक चाइल्ड मदर टंग में जितना जल्दी सीखता है उतना जिंदगी में नहीं सीखेगा. और यदि उसी जगह यदि मैं इंग्लिश टू इंग्लिश बोल करके पूरा इस क्वेश्चन को समझाऊंगा तो उसमें से 80-90% बच्चों को सबसे पहले दिक्कत होगी. तो मेरा स्टूडेंट, मेरा जो काम है वो नॉलेज नहीं बताना है, मेरा काम है कि स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए. इस बात का हम स्पेशली हमेशा क्या रखे, कंसर्न रखे. यदि बच्चे इतने एजुकेटेड होते, उनको सब इंग्लिश में आ ही रहा था, तो कोचिंग किस बात की करते, स्कूल किस बात के लिए जाते. डिड यू गेट माय पॉइंट. ओके, नेक्स्ट. अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू डेनिस बाय केविन. अब दूसरा हम डेनिस को भी आगे ले सकते हैं. डेनिस एक है तो आएगा वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय केविन. बोथ आर करेक्ट. जो आपको अच्छा लगे उसमें आप क्या कर सकते हो, पैसिव वॉइस बना सकते हो. ध्यान क्या रखना है, यदि आप पैसिव वॉइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हो तो हमेशा इनडायरेक्ट के आगे क्या लगाओगे, टू. कुछ वर्ब्स है जैसे मेक वगैरह तो वहां लगेगा फॉर. यदि पैसिव आप क्या बनाते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हो, व्यक्ति के नाम से, तो हमेशा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट क्या रहेगा, सेम का सेम. उसमें कोई भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा. मतलब इट इज अ डाई ट्रांजिटिव वर्ब. डाई ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स इट हैज टू ऑब्जेक्ट्स. दैट्स व्हाई इट्स पैसिव will be constructed by using two objects. First will be direct object and another will be indirect object. If you make sentence by direct object, then indirect object will take two. If you start passive with indirect object, then direct object will take nothing. Did you get my point? Okay. Next question number 9. Question number 9 कहता है, आई विल स्टैंड बाय यू. बिल्कुल भी मत घबराना ऐसे सेंटेंस देख करके. ये देखिए, आई विल स्टैंड बाय यू, कोई बात नहीं. दिखने में तो वर्ब यहां इंट्रांजिटिव लग रही है क्योंकि प्रीपोजिशन ले रही है, फिर भी ये ट्रांजिटिव की कैटेगरी में. कैसे देखिए, ऑब्जेक्ट कौन लेंगे, यू. विल प्लस फर्स्ट फॉर्म विल बी, स्टैंड की थर्ड फॉर्म स्टूड. ऐसा कैसा मैंने आपको सेंटेंस कराया था, ही लाफ्ड एट मी. फिक्स प्रीपोजिशन स्टैंड बाय का अर्थ होता है टू स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ समवन, किसी के सपोर्ट में खड़ा रहना. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा. आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू. यू विल बी स्टूड बाय, एक ये वाला बाय आया है. दूसरा पीछे माय आने पर क्या हो जाएगा, बाय मी. कितनी बार बाय आएगा, 2 बार. एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस है, डोंट वरी अबाउट दैट. यू विल बी स्टूड बाय मी. ये बना स्टूड बाय फ्रेजल वर्ब. कल बताया था मैंने, स्टूड बाय का मतलब है किसी का साथ देना, साथ निभाना, उसके साथ खड़े रहना. एक हमारा बाय प्लस डूअर, सब्जेक्ट आई है तो पीछे जाने पर क्या हो जाएगा, मी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, वी मेड हिम कैप्टन.
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड अगेन आई वुड लाइक टू राइट इट ऑन द बोर्ड बिकॉज सम क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग. वी मेड हिम कैप्टन. अब यहां देखिए, मेक, नॉमिनेट, इलेक्ट, सेलेक्ट. मैंने आपको लिखाया था कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहती है, फैसिटेटिव वर्ब इनको कहते हैं. उस समय क्लास में नाम नहीं बताया था, आज नाम बता रहा हूं, फैसिटेटिव वर्ब. वी मेड हिम, हमने किसको बनाया, उसको. ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. अब ये हमारा क्या नहीं है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है जैसे अभी ऊपर वाले सेंटेंस में, इससे प्रीवियस में किया था, डबल ऑब्जेक्ट. यदि हम किसी को क्या बना रहे हैं, कैप्टन बना रहे हैं, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट बना रहे हैं, वी इलेक्टेड हिम और कुछ बना रहे हैं, तो जो वो बन रहा है, कौन बन रहा है, हिम बन रहा है. तो ये ऑब्जेक्ट के लिए क्या कम कैप्टन शब्द आया है, इसीलिए ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसी वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आता. यदि आप कैप्टन से सेंटेंस बनाओगे तो आपका सेंटेंस पैसिव क्या हो जाएगा, रॉन्ग. ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ज्यादा आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस. यहां पेपर में द छपा है, सॉरी कैप्टन के आगे तो नहीं छपा है, नीचे 13 में छपा है द मॉनिटर, तो वहां द का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना. जब यहां ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है तो इसके आगे द का यूज नहीं होता. भले कैप्टन हो, भले प्रेसिडेंट हो, भले एमएलए हो, भले एमपी हो, भले कुछ भी हो, न एन लगे लगाना चाहिए, न द लगाना चाहिए, जनरली अवॉइड करना चाहिए. तो वी मेड हिम कैप्टन, ऑब्जेक्ट कौन है, हिम. ऑब्जेक्ट आगे आने पर क्या हो जाएगा, ही. मेड का क्या हो जाएगा, वॉज मेड. ही वॉज मेड, क्या बनाया उसको, ये बनाया कैप्टन. ये रहा, किसने बनाया, अस, बाय अस. और यदि आप ऐसे करते, कैप्टन वॉज मेड टू हिम, सेंटेंस वॉज रॉन्ग. करेक्ट पैसिव इज ही वॉज मेड कैप्टन बाय अस. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, someone had put out the light. Someone had put out the light. यहां देखिए इसको, someone had put out the light. put out के बाद में the light है तो ऑब्जेक्ट हो गया the light. had put out है, the light had been. put out का मतलब होता है बुझाना. अब someone, anyone, no one, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं, ये क्या है, अननोन सब्जेक्ट है, वेग सब्जेक्ट है, और वेग सब्जेक्ट को लिखा नहीं जाता जिसकी हमें जानकारी नहीं है. पीपल है, क्राउड है, तो इस प्रकार का द लाइट हैड बीन पुट आउट, लाइट को बुझाया गया. किसने बुझाया, स्पेसिफिक नेम नहीं है, नहीं लिखना. स्पेसिफिक नेम होता राहुल ने बुझाया तो लिखते, ये समवन अननोन है तो नहीं लिखना. और लिखना भी चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय समवन करके. ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, दे एडमायर्ड द ब्रेवरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स. एडमायर का अर्थ है तारीफ करना. उन्होंने तारीफ की किसकी, भारतीय सिपाहियों की. उन्होंने भारतीय सिपाहियों की क्या की, बहादुरी की तारीफ की. तो ये द ब्रेवरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स, ये पूरा आगे आएगा क्योंकि ऑफ से कनेक्टेड है. द ब्रेवरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स, द ब्रेवरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स. अब आगे लिखा हुआ एडमायर. अब हमें यहां वॉज लगाए या वर, ये दिक्कत है. हमेशा प्रेपोजिशन से पहले वाला वर्ड वर्ब को डिसाइड करता है. क्यों, प्रेपोजिशन का नेक्स्ट वर्ड होता है रियल में ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का. तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ब्रेवरी कितनी है, एक है, इसीलिए यहां क्या होगा, वॉज एडमायर्ड बाय, वॉज एडमायर्ड बाय. दे का क्या होगा, देम. और यदि बाय देम ना लिखें तो भी बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि अननोन सब्जेक्ट के हिसाब से इन्हें लिखने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है. चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 14. हु रॉट मैकबेथ.
हु के स्थान पर क्या आता है? बाय whom. हु रोट मैकबेथ, मैकबेथ को किसने लिखा? बाय whom. रोट का क्या होगा? वॉज. ऑब्जेक्ट कौन है? मैकबेथ. बाय whom was मैकबेथ रिटन. आगे देखना, ये हमारा अब बन गया है सब्जेक्ट यहां पे, इसके कारण यहां क्या आया है? वॉज. इस whom का कोई लेना देना नहीं है, और ये V3. बाय whom was मैकबेथ रिटन. यदि आप ऐसा लिखते हो बाय whom was रिटन मैकबेथ, तो सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि मैकबेथ ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यहाँ आएगा WH के बाद एक वर्ब आती है पहली. दूसरी यदि हेल्पिंग वर्ब होती तो यहां आता, यदि बीइंग होता ना तो यहां लिखते. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15. आर दे ऑफरिंग हिम अ चेयर. ये भी देखिए डबल ऑब्जेक्ट का है. आर दे ऑफरिंग हिम अ चेयर. आर दे ऑफरिंग, क्या वो दे रहे हैं? किसको? उसको. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या दे रहे हैं? चेयर. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये चेयर जो है ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब ये इंट्रोगेटिव में हमें बनाना है. इंट्रोगेटिव में इसका क्या है? डबल ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव में डबल ऑब्जेक्ट है तो कोई बात नहीं, हमारा सब्जेक्ट पहले आगे ले लो. और चेयर इज आर एम के साथ क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. इज अ चेयर बीइंग, यहां आएगा. मैंने कहा था आगे एक वर्ब लेनी है. इज द चेयर बीइंग ऑफर्ड टू हिम बाय देम. बाय देम नहीं लिखोगे तो भी सही है. इज अ चेयर बीइंग ऑफर्ड टू हिम बाय देम. दूसरा कैसे बनेगा? हिम आगे आने पर क्या हो जाएगा? ही. इज ही बीइंग ऑफर्ड अ चेयर बाय देम. सेम का सेम. डायरेक्ट से बनेगा तो इनडायरेक्ट के आगे टू लगेगा. इनडायरेक्ट आगे आएगा तो डायरेक्ट क्या रहेगा? सेम का सेम. इसके बाद का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार ये PDF ग्रुप में डाल देता हूं, जो छोटे बच्चों की क्लास है उसकी. एक मिनट आप मेरे साथ होल्ड करना, ताकि ये भी वो भी वेट नहीं करे मेरा. टुडे इज 24. चलिए आगे देखिए. डोंट टीज हर. डोंट का सेंटेंस है तो सीधा लिख दो यू आर फॉरबिडन. ध्यान रखना फॉरबिडन लिखना, थर्ड फॉर्म पैसिव कर रहे हैं. नरेशन करते ना तो लिखते फॉरबेड. यू आर फॉरबिडन टू टीज हर, सीधा. इसका दूसरा कैसे बनेगा? लेट हर नॉट बी टीज्ड. अब मैंने बताया था क्लास में, लेट नॉट भी लिखते हो, लेट नॉट हर बी टीज्ड, तो भी क्या है? करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पीपल थिंक दैट द गवर्नमेंट इज वर्किंग वेल. ये दैट क्लॉज का सेंटेंस है. इस प्रकार के सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट इज. फिर थिंक की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? थॉट. क्लास में कराए हुए है. इट इज थॉट, इट इज बिलीव्ड. इस प्रकार से इसके भी दो पैटर्न कराए थे बनाने के लिए. इट इज थॉट. अब दैट के बाद का सेंटेंस क्या रहेगा? सेम का सेम. द गवर्नमेंट इज वर्किंग वेल.
It is thought that the government is working well. यहां देखिए आगे, people think that the government is working well. It is thought that the government is working well. Question number 18. Please make a cup of tea. जब भी प्लीज है, प्लीज को रिमूव करो. You are requested. रिक्वेस्टेड टू तक लिखते हैं. टू के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव. यू आर रिक्वेस्टेड टू. प्लीज का नेक्स्ट वर्ड फर्स्ट फॉर्म होता है. नेक्स्ट वर्ड क्या है? मेक. यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक अ कप ऑफ टी. प्लीज का सेंटेंस ध्यान रखना लेट से नहीं बनता है. क्वेश्चन नंबर 19. डू इट एट वंस. ऑर्डर है एक प्रकार का. यू आर ऑर्डर्ड. डू क्या है? फर्स्ट फॉर्म. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म. डू इट एट वंस. या ये दूसरा किससे बन सकता है? लेट. ऑब्जेक्ट कौन है? डू. यह करो क्या? यह वर्ब के बाद आ रहा है इट. लेट इट बी डन. लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म. लेट इट बी डन एट वंस. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 है डोंट टच इट. डोंट आ गया है, सीधा लगा दो. यू आर फॉरबिडन. टू टच इट. ध्यान रखना फॉरबिडन का यूज करते हो तो नॉट का यूज नहीं होगा, क्योंकि फॉरबिडन का अर्थ ही क्या करना? मना करना है. आपको मना किया जाता है कि टच मत करो. एडवाइस से बनाते तो नॉट टू टच आगे मेंशन करना पड़ता, नॉट लगाना पड़ता. दूसरा कैसे बना सकते हैं? लेट इट नॉट बी टच्ड. क्वेश्चन नंबर 21. He can lift the box. Can lift. लिफ्ट क्या है? फर्स्ट फॉर्म. ऑब्जेक्ट कौन हो गया? द बॉक्स. द साथ आगे आएगा. द बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय हिम. द बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय हिम. क्वेश्चन नंबर क्या है? 22. He is going to open a new shop. Going to प्लस फर्स्ट फॉर्म. गोइंग टू ओपन तक हो गया. ऑब्जेक्ट कौन बना? अ न्यू शॉप. शॉप ऑब्जेक्ट है, अ न्यू उसके पहले वाला है. अ न्यू शॉप एक शॉप है तो इसका इज गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. गोइंग टू बी ओपन्ड बाय. सब्जेक्ट कौन है? ही. पीछे जाने पर क्या हो जाएगा? हिम. A new shop is going to be opened by him. एक नई दुकान उसके द्वारा खोली जाने वाली है या वो खोलने जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 23. फिनिश द टास्क. डू इट. गेट आउट ऑफ माई क्लास. ओपन द डोर. ये सारे क्या है? ऑर्डर है. तो फिनिश द टास्क. यू आर ऑर्डर्ड टू फिनिश द टास्क. ये इंपेरेटिव है. फिनिश फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है. ऑर्डर दे रहा है, कमांड है. यू आर ऑर्डर टू फिनिश द टास्क. क्वेश्चन नंबर 24. It is time to close the shop. It is time to close the shop. ये ध्यान रखना मैंने क्लास में नहीं कराया, इसको आप देख लीजिए. इट इज टाइम टू. लास्ट ईयर कराया था, इस बार नहीं कराया क्योंकि शॉर्ट टाइम था और ऐसा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी आएगा नहीं. इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप. अब इसका पैसिव. जब भी इट इज टाइम हो सेम का सेम आएगा. इट इज टाइम. ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है. ये हो गया ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आगे आएगा. पहले क्या लगेगा? फॉर द शॉप. इट इज टाइम फॉर द शॉप. अब बचा कौन है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म. इन्फिनेटिव का पैसिव क्या होता है? टू बी प्लस थर्ड फॉर्म. ये रहा. इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड. यह समय हो गया है किसको? दुकान को बंद करने का. नेक्स्ट है हमारा सी इज टू डू दिस वर्क. क्वेश्चन नंबर 25. सी इज टू डू दिस वर्क. इन्फिनेटिव है. दिस वर्क
वर्क अनकाउंटेबल है, इज टू बी डन, ये भी इन्फिनेटिव का पैसिव है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। दिस वर्क इज टू बी डन बाय हर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है व्हेन विल दे अनाउंस द रिजल्ट। जब WH हो तो हु का हुम, बाय हुम का हु, बाकी सारे WH, व्हेन का क्या रहेगा व्हेन। अब WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, पहले ऑब्जेक्ट ले लिया द रिजल्ट, विल का क्या रहेगा विल, सेकंड हेल्पिंग वर्ब जो पार्टिकल के रूप में वो कहाँ आएगी इसके बाद, व्हेन विल द रिजल्ट बी अनाउंस्ड, बी के बाद थर्ड फॉर्म, बाय देम लिखना है तो लिख दो, नहीं तो लीव कर सकते हो आप। व्हेन विल द रिजल्ट बी अनाउंस्ड देम, कब उनके द्वारा रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द बार्किंग डॉग मेड द पोस्टमैन रन अवे। ये देखना इसको, द बार्किंग डॉग मेड द पोस्टमैन रन अवे। रन अवे का मतलब है भगाना, दौड़वा दिया उसको। अब यहां देखना, डॉग हमारा नाउन है, बार्किंग डॉग कैसा कुत्ता, भौंकने वाला कुत्ता। उस कुत्ते के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा कुत्ता है, भौंकने वाला कुत्ता। तो जो द बार्किंग डॉग है, बर्निंग लाइट, जलती हुई लाइट, बार्किंग डॉग भौंकता हुआ कुत्ता, उसने मेड किया इसको, पोस्टमैन को रन दौड़ा दिया। यहां रन के पहले टू नहीं लगा क्योंकि मेड बेयर इन्फिनिटिव वर्ब है, लेकिन जब पैसिव बनेगा तो ये टू लेगी। तो मेड के बाद ऑब्जेक्ट कौन है, द पोस्टमैन, ये आ गया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में द पोस्टमैन। मेड का क्या होगा, वॉज मेड, द पोस्टमैन वॉज मेड। अब मेड के बाद क्या आएगी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, द पोस्टमैन वॉज मेड टू रन अवे बाय, सब्जेक्ट के कौन है, द बार्किंग डॉग। The postman was made to run away by the barking dog. Next, I know him. Question number 28. I know him. Him आगे आने पर he, know का होगा is known. Know के साथ हम क्या लगाते हैं, to. He is known to. I का पीछे जाने पर क्या हो जाएगा, me. He is known to me. नेक्स्ट है हमारा 29। ही इन्फॉर्म द पुलिस, इसको सूचना दी, पुलिस को ऑब्जेक्ट हो गया द पुलिस। ध्यान रखना, पुलिस, जेंट्री, पोल्ट्री, ये ऐसे वर्ड है जो हमेशा प्लूरल वर्ब डील करते हैं। द पुलिस वर इन्फॉर्म्ड बाय हिम, पुलिस को उसके द्वारा सूचना दी गई। यदि पुलिसमैन MEN होता तो वॉज आता, MEN होता तो वर आता, खाली पुलिस है तो वर आएगा, कभी भी वॉज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यू मे हैव अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, आप किसका फायदा उठा सकते हो, अपॉर्चुनिटी का। तो मे हैव अवेल्ड के बाद वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है द अपॉर्चुनिटी, द अपॉर्चुनिटी मे हैज हैव हैड की क्या बचाओ, बीन, मे हैव बीन अवेल्ड बाय, यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या रहता है, सेम का सेम। अब ये जो था हमारा, ये 30 क्वेश्चन हमने किसके डील किए, पैसिव वॉइस के। इसी के साथ हमारा पैसिव वॉइस का टॉपिक यही क्या होता है, फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो बाद में आप मुझसे कंसल्ट कर लेना। ओके, वंस अगेन थैंक यू।